Hello everybody, good afternoon, welcome to an academy. Let's crack UPSC CSC हिंदी। आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा था, लेकिन हम भी अड़े हुए थे कि क्लास स्टार्ट करके ही रहेंगे। लगभग आधा घंटा लग गया इस पूरी समस्या को सुलझाने में, लेकिन फाइनली विश्वास की जीत हुई। हमारा विश्वास था कि क्लास हमारी आज होगी और इसीलिए लगे रहे और आधे घंटे के अंदर इसको सॉल्व किया। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और आज सभी को पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, वो आप सभी को सबसे पहले धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंस रख के आधा घंटा लगभग वेट किया क्लास शुरू होने का। ठीक है, लेकिन समस्याएं आती रहती हैं जीवन में कई बार। चलिए तो स्टार्ट करें। और आज हम लोग बात करेंगे सुदूर दक्षिण में इतिहास के आरंभ के बारे में। तो जिस समय भारत में, उत्तर भारत में हम बात कर रहे थे महाजनपद काल और एक विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक उसी समय दक्षिण में क्या चल रहा था, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर इतिहास हुआ। उससे पहले जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, ऑप्शनल जीएस को लेकर, तो आप अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अभी नया नया आया है, आप सभी को पता होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि उन्हें पर्सनल कोई कोच चाहिए, ठीक है, जो उनके साथ लगातार मेहनत करे, कोई टीम चाहिए जो उसके साथ लगातार आंसर राइटिंग से लेकर हर चीज़ में उसकी हेल्प करे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, वो सब कुछ। तो इसके लिए आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो अगर आप अपनी स्टडी को, अपनी प्रिपरेशन को वन स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं तो 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 99,000 का है। CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करिएगा तो 89,000 का होगा। 1 साल का 64,000 का है, लेकिन कोड यूज़ करने के बाद 57,100 का हो जाएगा। इसके साथ हमारा प्लस रेगुलर सब्सक्रिप्शन, CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करने के बाद 10% डिस्काउंट मिलेगा और 1 साल का 39,600 में, और 2 साल का इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद 57,600 में आपको अवेलेबल होगा। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उनके पास में EMI फैसिलिटी भी होगी, वो EMI में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अपना कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं यूपीएससी का, जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, ये सभी मैं आप लोगों को यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ। और साथ ही जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और नोट्स भी आपको अवेलेबल होते हैं, सिलेक्शन तक मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मार्गदर्शन, और ये नंबर जिस पर आप बात कर सकते हैं मुझसे व्यक्तिगत तौर पर 8770406895 @चंचल कुमार शर्मा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर से भी आप जुड़ सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि जिस समय मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिस समय भारत में, ठीक है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य उत्तर भारत में आया, और हमने देखा कि किस प्रकार से लोहे के आविष्कार के बाद खेती उन्नत अवस्था में पहुंची, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, विशाल सेनाएं रखी जाने लगी, बड़े बड़े राज्य, साम्राज्य हमें दिखाई देते हैं, विदेशी आक्रमणकारी भी हमने देखे, मध्य एशिया से संपर्क भी देखा। लेकिन इस बीच दक्षिण में क्या चल रहा था, जरा सोचिए कि उस समय हमारे यहाँ पर दक्षिण भारत के क्या हाल थे। दक्षिण भारत में इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं महापाषाण काल जो है, ठीक है, महापाषाणिक या मेगालिथिक पृष्ठभूमि। तो प्रागैतिहासिक युग के पश्चात कई वस्तुओं से ऐतिहासिक युग का आरंभ हम देखते हैं। और जैसे फाल वाले हल से खेती करने वाले ग्रामीण समुदाय बड़े पैमाने पर आए, राजतंत्र का गठन हुआ, सामाजिक वर्ग पनपे, नए नए सामाजिक वर्गों का पनपना, धातु के सिक्कों का प्रयोग, कहीं पर हम देखते हैं कि तांबे के सिक्के, कहीं शीशे के सिक्के, कहीं पर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, लेखन कला का प्रचलन, लेखन कला धीरे धीरे विकसित होती गई, लोग लेखन कला में माहिर होते चले गए, ठीक है। और लिखित साहित्य, इसके बाद हम देखते हैं कि लिखित साहित्य भी हमें मिलने लगा। तो उसके बाद बड़े पैमाने पर बहुत सारे ऐतिहासिक साक्ष्य
और हम कहें कि बहुत प्रकार से विकास हुआ है, इनमें से कोई भी बात, ठीक है, प्रायद्वीप के, भारतीय प्रायद्वीप के सिरे पर, मतलब सुदूर दक्षिण में, आज जो हमारा तमिलनाडु है, केरल है, वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ईसा की दूसरी सदी तक आप लोग देखेंगे कि आपको उत्तर भारत में जो कुछ दिखाई दे रहा था, उत्तर भारत में क्या दिखाई दे रहा था, हलों के द्वारा, लोहे के फाल वाले हलों के द्वारा खेती, बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन, नगरों का विकास, लेखन कला, धर्म का विकास। यहाँ पर हमने देखा कि बौद्ध और जैन दो बड़े धर्मों का भी उदय हुआ, कई संप्रदायों का उदय हुआ, बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ, साम्राज्यों की स्थापना हुई। लेकिन ये सब कुछ उत्तर भारत में और मध्य भारत में, दक्कन तक। इसके बाद ईसा पूर्व दूसरी सदी तक ये कुछ भी आपको दक्षिण में नहीं दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही? कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हम उत्तर भारत का जो इतिहास देख रहे थे, अभी तक हमने जो पढ़ा, तो हमने देखा कि 20वीं सदी तक हमारे उत्तर भारत का क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुका था। इसके पीछे कई कारण रहे और वो कारण भी हम देख चुके हैं, चाहे वो अनाज उत्पादन हो, चाहे वो पक्की ईंटों से बने हुए घर हो, नगर नियोजन हो, लेखन कला हो, धर्म संस्कृति का प्रचार हो, ठीक है, बड़ी बड़ी सेनाएं हो, बड़े बड़े साम्राज्य हो, वो सब कुछ हमने देखा था। लेकिन ये कुछ भी आपको दक्षिण में नहीं मिलेगा, ठीक है, जिसका केंद्र स्थल है कावेरी का डेल्टा। कावेरी के डेल्टा के आसपास तमिलनाडु और केरल के बारे में बात चल रही है मुख्य तौर पर। यहाँ तक ये सब कुछ चीज़ें जाने में टाइम लग गया, लेट हो गया, ठीक है, यहाँ तक आने में। इसके आगे इस समय तक इस प्रायद्वीप के उच्च भागों में वे लोग बसते थे जो महापाषाण निर्माता, मेगालिथ बिल्डर कहलाते। तो इस समय जब हम लोग उत्तर भारत में ये देख रहे थे, तब दक्षिण में कौन रह रहा था? तब दक्षिण में वे लोग रह रहे थे जिन्हें हम मेगालिथ बिल्डर के नाम से जानते हैं, महापाषाण निर्माता। क्या है ये मेगालिथ बिल्डर या महापाषाण क्या है? दरअसल महापाषाण या ये जो मेगालिथ शब्द है, ये कब्रों के लिए यूज किया गया। किसके लिए यूज किया गया? कब्र, कब्र के लिए। जब इंसान मर जाता है तो आप जब उसे दफनाते हैं, ठीक है, उसके शव को, तो उसे हम क्या कहते हैं? कब्र कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की कब्रें होती थी जिनके आसपास बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे, पूरे आसपास। इनका पता हमें उनकी बस्तियों से नहीं चलता, जो बहुत कम मिलती है, बल्कि कब्रों से पता चलता है। तो इस संस्कृति के बारे में, इस सभ्यता के बारे में, इन लोगों के बारे में हमें इनकी बस्तियां नहीं है बहुत ज़्यादा। जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं अलग अलग संस्कृतियां, हमने देखा कि मृदभांड की अलग अलग संस्कृतियां आई, हमने ताम्रपाषाण संस्कृति देखी, कांस्य युगीन संस्कृति देखी। वैसे ही आप देखिए कि यहाँ पर कब्रों से पता चलता है इन लोगों के बारे में, क्योंकि इनकी कब्रें, क्या होगा, ये जो कब्र है ना, कुछ न कुछ तो विशेष है, कुछ खास बात है इसमें। इन कब्रों में कुछ खास बात है जिसकी वजह से हमें इनके बारे में पता चलता है। कैसे हमें पता चलता है? सोचने वाली बात है। जस्ट मिनट, इसका सेल खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप देखोगे महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जा सकता है, ठीक है। तो 1000 साल ईसा पूर्व मतलब आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व की बात। ये कौन सा समय है? ये हमारे यहाँ वैदिक काल का समय है। वैदिक काल, जब भारत में ऋग्वैदिक काल आ चुका था, उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ था 1000 ईस्वी के आसपास, पूर्व के आसपास। इसी समय दक्षिण में महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ हुआ था। बात समझ में आई है? उत्तर भारत में क्या चल रहा था? उत्तर भारत में हमें मिल रहा था वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उस समय दक्षिण में जो संस्कृति चल रही थी वो थी महापाषाणिक संस्कृति। क्लियर हुआ? लेकिन कई मामलों में महापाषाण अवस्था ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व 1ली सदी तक कायम रही, ऐसा मालूम होता है। 500 BC से लेकर, ठीक है, 100 AD तक। यहाँ तक आप देखोगे
कि आपको ये संस्कृति दिखाई देगी लगभग 600 सालों में। कुछ बातों में तो यह अवस्था ईस्वी सन की आरंभिक सदियों तक टिकी सी लगती है। अशोक के अभिलेखों में हमने चोलों का नाम देखा है, पांड्य का उल्लेख हुआ है, केरल पुत्र जिन्हें चेर कहा जाता है इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, इन सब की शायद भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग माने जाते हैं। तो हमने अशोक के अभिलेखों में जिन चोलों के बारे में सुना है, पांड्य के बारे में आपने देखा था ना कि अशोक का 13वां जो अभिलेख है, शिलालेख है, वो सबसे ज़्यादा लंबा है। उसमें पड़ोसियों के बारे में भी बताया गया है, चोल, चेर, पांड्य, इनके बारे में। तो ये जो चोल हैं, पांड्य हैं, चेर हैं, ये सारे इस भौतिक संस्कृति की उत्तर महापाषाणिक अवस्था के लोग माने जाते हैं। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले इन महापाषाणिक लोगों में कुछ अजीब लक्षण हैं, जैसे वे मृतकों के अस्थि पंजर को लाल कलश में डालकर गड्ढों में दफनाते थे। तो यदि कोई व्यक्ति मर गया और उसके मरने के बाद जो उसके अस्थि पंजर हैं, ठीक है, जो अवशेष हैं, उसको किसी कलश में लाल रंग के कलश में क्या कर दें, उसको बंद करके पैक करके गड्ढे में दफना दें। इस प्रकार के लक्षण आपको तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में रहने वाले महापाषाणिक लोगों में दिखाई देंगे। ये लोग धान और रागी उपजाते थे, परंतु इनकी खेती बहुत ही कम जमीन पर होती थी और वे घने जंगलों में छाए रहने के कारण मैदानों या निचली भूमियों में बस नहीं पाए। ज़्यादातर ये लोग घने जंगलों में रहे, ठीक है, इसीलिए ये मैदानी भागों में और निचली भूमियों में नहीं रहे। हालांकि ये लोग धान और रागी जैसे अनाज उपजाया करते थे और खेती बहुत कम जमीन पर करते थे। ये महापाषाणिक लोग दक्षिण भारत में हम इतिहास का आरंभ मानते हैं इन्हीं महापाषाणिक लोगों के साथ, जो कि पत्थर की बड़े बड़े, ठीक है, आप कब्रें बनाते थे। कब्रों के आसपास हम देखते हैं कि पत्थर, बहुत सारे पत्थर आपको दिखाई देंगे बड़े बड़े आकार के। ईस्वी सन के आरंभ के साथ या संभवतः उससे कुछ पहले ये लोग ऊंची भूमि से उतरकर उर्वर नदी घाटी में आए और कछारी डेल्टा क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया। बहुत सारे व्यापारी और विजेता लोग और जैन बौद्ध लोग और धर्म प्रचारक उत्तर से आकर प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर तक गए। तो कई प्रकार से जब धर्म का हम देखते हैं कि प्रचार हुआ, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, या व्यापारी एक से दूसरी जगह व्यापार करने गए, तो बहुत सारे वो अपने साथ जो है संस्कृति के तत्व लेकर गए। अलग अलग प्रकार की चीज़ें यहाँ से उस संस्कृति में गई। उनके साथ में जो ये भौतिक संस्कृति आई, उसके बहुत से तत्वों के साथ इन महापाषाण लोगों का संपर्क हुआ और इससे शायद उनको धान रोपने की, ठीक है, कला समझ में आई। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहाँ भी कई प्रकार के सामाजिक वर्ग बने। क्या समझना है? समझना क्या है इस पूरे मामले में? समझना ये है कि हमारे सुदूर दक्षिण में, केरल में, तमिलनाडु में इतिहास की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत में जो लोग हमें दिखाई देते हैं वो महापाषाणिक मेगालिथिक संस्कृति के लोग हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से लेकर बाद में 100 ईस्वी सदी तक माने जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर खेती भी नहीं करते थे, कोई बहुत ज़्यादा बस्तियां भी इन्होंने नहीं बसाई। इनके बारे में हमें पता चलता है इनकी कब्रों से, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की है। इसके साथ हमें पता चलता है कि जब उत्तर भारत विकसित हो रहा था तब ये लोग काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे, लेकिन जब उत्तर भारत से लोग वहाँ गए, जैसे बौद्ध गए, जैन गए, कई प्रकार के व्यापारी गए, तब जाकर इनके बीच में जो संपर्क हुआ, उस संपर्क के परिणाम स्वरूप इन लोगों में भी बहुत सारी चीज़ें आई। कुल मिला के जो हमारा उत्तर भारत है, ठीक है, उत्तर भारत के कई सारे भौतिक संस्कृति के तत्व दक्षिण भारत में गए। आई मेरी बात समझ में? तो दक्षिण भारत में हमारी संस्कृति के तत्व वहाँ गए और उनसे क्या हुआ, उनसे उनको धान रोपनी के बारे में पता चला। कई सारे गांव और नगर बसाए जाने लगे और बहुत सारे सामाजिक वर्ग यहाँ पर बन गए। उत्तर और सुदूर दक्षिण जो तमिलकम या तमिश्कम कहलाता है, इन दोनों के बीच संस्कृति और आर्थिक संबंध की स्थापना ईसा पूर्व 4वीं सदी से बड़े महत्व की हुई। दक्षिणापथ आपने सुना होगा। दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण को जाने वाला रास्ता। मतलब जहां हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ,
तो जो रास्ता नॉर्थ से, उत्तर से दक्षिण को कनेक्ट करता है वो कहलाएगा दक्षिणापथ। तो दक्षिणापथ उत्तर वालों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि वो इससे उत्तर से दक्षिण गए और वहाँ से उन्हें सोना, मोती और विविध प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। तो उत्तर के लोग दक्षिण में गए और दक्षिण से बहुत प्रकार के उन्होंने रत्न, आभूषण, सोना, चांदी, ये सब कुछ प्राप्त किया। ठीक है। पाटलिपुत्र में रहने वाले मेगस्थनीस को पांड्य देश मालूम था। तो उस समय आपको पता है कि कौन से वंश दिखेंगे यहाँ पर? चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, ये मेन है। पांड्य, चोल और चेर ये मुख्य वंश है। अशोक के अभिलेखों में उसके साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चोलों, पांड्यों, केरल पुत्रों और सतीय पुतों का उल्लेख है। तो इस प्रकार से हमें अशोक के अभिलेख से भी पता चलता है कि उस काल में दक्षिण में कुछ राजवंश थे। और ये राजवंश कौन से थे? ये राजवंश थे चोल। चोल हम देखते हैं कि 2 बार इतिहास में इनका नाम आता है। एक तो इस काल में, ईसा पूर्व काल में चोल एक बड़ी शक्ति थे, लेकिन बाद में बहुत सालों तक चोलों का पतन हो गया। इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन बाद में फिर चोलों का उत्थान हुआ और हम देखते हैं राजेंद्र प्रथम, राजा राज प्रथम। ठीक है। और इनके बारे में जब इन्होंने बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया अपना, इनके समय में बंगाल की खाड़ी में चोल वंश जो था वो बहुत शक्तिशाली था और बंगाल की खाड़ी में उनकी तूती बोलती थी। एक समय में बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाने लगा था। लेकिन वो सब बाद में हुआ। वो दूसरा चोल वंश था। मतलब चोलों का उत्थान हुआ पहले इस समय में और फिर पतन हो गया और फिर राजेंद्र, राजा राज प्रथम, इनके समय में फिर से चोलों का उत्थान हमें दिखाई देता है। तो चोल 2 बार इतिहास में आपको दिखाई देंगे। एक तो ये काल, अशोक के आसपास का काल, जब अशोक ने अपने अभिलेखों में बताया है कि उसके राज्य की सीमा पर चोल, चेर, पांड्य ये लोग क्या करते थे? ये निवास करते थे। तो हमें चोलों के बारे में पता चल गया है, पांड्यों के बारे में भी पता चल गया है। केरल पुत्र जिन्हें चेर कहा जाता है, चेर, इनके बारे में भी। लेकिन अभी तक सतीय पुतों के बारे में जो लिखा है, इनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये कौन थे। तो कुल मिला के अशोक ने अपने अभिलेख में 4 दक्षिण राज्यों का वर्णन या उल्लेख किया है। कौन से 4? चोल, चेर, पांड्य और सतीय पुत्र। इसमें से हमें चोल, चेर और पांड्य तो समझ में आ गया। सतीय पुतों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है इनके बाद। ताम्रपर्णियों या श्रीलंका के निवासियों का भी उल्लेख है। ठीक है। अशोक की जो उपाधि थी देवानाम प्रिय या देवताओं का प्यारा, तो अशोक की उपाधि देवानाम प्रिय को या देवताओं के प्यारा को एक तमिल राजा ने भी अपनाया है। इसके साथ जैन, बौद्ध, आजीवक और ब्राह्मण तथा इन सबके अनुयायियों ने प्रसार का मार्ग यहाँ पर प्रशस्त किया। व्यापारियों के कार्यकलापों से भी लाभ हुआ और इस प्रकार अशोक के अभिलेख मुख्य महामार्गों पर स्थापित किए गए, ये हम जानते हैं। ये सारी चीज़ें इतिहास को जोड़ने की एक कोशिश है। हम समझना चाहते हैं कि भारत में ईसा पूर्व के समय किस प्रकार की बस्तियां थी, किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था थी, किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी। और इस सब में उत्तर भारत में तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं, क्योंकि उत्तर भारत में हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। खासकर इंडो बैक्ट्रियन और इनके आक्रमण के बाद से तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हमें, हमारा पूरा इतिहास। पर दक्षिण भारत में कुछ ज़्यादा उन्नति हुई नहीं थी। कुछ ही राजवंशों के नाम आपको दिखाई देते हैं और इसमें जब कनेक्शन हुआ उत्तर और दक्षिण भारत का, तो कुछ हमें उन्नति या प्रगति होती हुई दिखाई दी थी। ब्राह्मणिक प्रभाव भारी मात्रा में तमिलकम में भी पहुंचा। तमिलकम मतलब तमिलनाडु का एरिया। तमिलनाडु क्षेत्र। तो ब्राह्मणिक प्रभाव मतलब जो ब्राह्मण धर्म का हमारा प्रभाव था, हमारे यहाँ जिस प्रकार से ब्राह्मण आप देखते हैं ना कि थोड़े डोमिनेंट टाइप के थे और ब्राह्मण धर्म अपने आप में बहुत ज़्यादा फैला हुआ भी था, तो वहाँ पर भी आपका इसका प्रभाव दिखा देगा। लेकिन परंतु ऐसा वास्तव में ईसा की 4वीं सदी में आकर हुआ।
मतलब दक्षिण भारत में, सुदूर दक्षिण में ब्राह्मण धर्म का प्रभाव ईसा की 4वीं सदी में ज़्यादा प्रभावी हुआ। इसके साथ कालक्रम से, समय के साथ तमिल संस्कृति के भी बहुत से तत्व उत्तर में फैले और ब्राह्मण धर्म संबंधी ग्रंथों में कावेरी की गणना देश की पवित्र नदियों में होने लगी। तो जैसे उत्तर से कुछ चीज़ें दक्षिण में गई और उत्तर के भौतिक संस्कृति के तत्व दक्षिण में गए, वैसे ही दक्षिण के कुछ तत्व उत्तर में भी आए होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर भारत में भी दक्षिण की संस्कृति के कुछ तत्व आएंगे। और हम देखते हैं कावेरी, हमारे यहाँ जो दूसरे पवित्र ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आदि, उसमें कावेरी की गणना देश की पवित्र नदियों में की गई। ठीक है, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना कावेरी नर्मदा। तो कावेरी की गणना हमारे यहाँ गंगा सिंधु सरस्वती, ठीक है, नर्मदा आदि के साथ की गई है। यमुना तो एक रूप से ये जो है क्या हो गई, पवित्र नदी माने जाने लगी। दक्षिण में जो 3 राज्य बने वह तब तक संभव न हुआ होगा जब तक जंगल को काट कर साफ करने और जीत कर खेती करने के काम को आसान बनाने वाले लोहे का कौशल न फैला होगा। तो दक्षिण में हमें चोल चेर पांड्य ये जो राज्य दिखाई दे रहे हैं, तो इस पूरे लाइन का ये मतलब है कि वो तब तक नहीं हुआ होगा जब तक कि इन लोगों ने जंगल साफ नहीं कर लिए होंगे। पहले जंगलों को साफ किया गया होगा, फिर वहाँ पर रहने गए होंगे, बसावट हुई होगी, फिर उसके बाद बस्तियाँ बसने के बाद खेती हुई होगी और उससे वहाँ पर राज्य की स्थापना हुई होगी। उत्तर भारत में भी तो यही हुआ। उत्तर भारत में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर पहले वंश आए अलग अलग। आप देखते हो कि जितने भी गंगा यमुना का मैदान है, लोहे के आविष्कार के बाद उसको क्या किया, काट के साफ किया गया एरिया को, फिर वहाँ कृषि की गई और उस कृषि भूमि के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में लोग निवास करने लगे। तब जाके जनपद आए और जनपद के बाद महाजनपद आए। तो हमने वहीं से देखा था शुरुआत। तो दक्षिण में भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि पहले जंगल साफ किए गए होंगे, फिर वहाँ पर लोग रहने लगे होंगे, फिर खेती करके वहाँ राज्य की स्थापना हुई होगी, तब जाके चोल चेर और पांड्य ये राज्य आए होंगे। चोल चेर और पांड्य इन तीनों राज्यों के उदय में रोमन साम्राज्य के साथ बढ़ते हुए व्यापार का भी हाथ। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो तीनों राज्य हैं, इनके उदय का, इनकी स्थापना में कुछ न कुछ हाथ रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार होता था, जो बढ़ता हुआ व्यापार था, उसका भी है। कैसे? ईसा की पहली सदी से ही तीनों जनों के शासक, चाहे वो चोल हो, चेर हो, पांड्य हो, उस आयात निर्यात व्यापार से लाभ उठाते रहे, जो एक और दक्षिण भारत के समुद्र तटवर्ती प्रदेश और दूसरी ओर रोमन साम्राज्य के पूर्वी उपनिवेशों खासकर मिस्र के बीच चलता रहा। तो दक्षिण भारत का ये इलाका अपने समुद्र तट के माध्यम से बड़े पैमाने पर व्यापार करता रहा, खासकर मिस्र के साथ। और मिस्र उस समय रोमन साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। तो इस बात के हमें अवशेष मिलते हैं कि आयात निर्यात होता था, व्यापार होता था, किसके साथ? हमारे दक्षिण भारत और रोमन साम्राज्य के बीच। और ये रोमन साम्राज्य किसकी बात हो रही है? मिस्र, खासकर मिस्र के बीच। तो मिस्र जो है, इजिप्ट, ये उस समय रोमन साम्राज्य में ही आता था। तो ये शुरुआती 3 राज्य के बारे में एक बार हम देख लें, यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? वो तो एक भूमिका थी। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर, भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर मतलब ये वाला इलाका, ये वाला इलाका। इसमें मुख्य रूप से 2 राज्य हैं, तमिल नाडु और केरल। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर तमिलनाडु और केरल, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है। आप सभी को पता है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से? महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। तो महाराष्ट्र की महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर वो आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है, गोदावरी के पास में, ठीक है? तो कृष्णा नदी के दक्षिण की, मतलब कि आंध्र के दक्षिण की बात चल रही है,
तमिलनाडु की बात चल रही है। यहाँ 3 राज्यों में ये पूरा एरिया विभक्त हो गया था। एक थे चोल, दूसरे थे पांड्य और तीसरे थे चेर या केरल पुत्र। इन्हें केरल पुत्र भी कहा जाता है। 3 राज्य यहाँ पर हमें दिखाई दे। यहाँ आपको समझना है 3 राज्य ये दक्षिण में कृष्णा नदी के आए। पांड्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज आपको पता है जिसने एक प्रसिद्ध किताब भी लिखी हुई है इंडिका। ये मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इंडिका लिखने वाले मेगास्थनीज ने पांड्य का उल्लेख किया है। उसके अनुसार उनका राज्य मोतियों के लिए मशहूर था। तो इसका मतलब 2 चीज़ें क्लियर हुई। 2 चीज़ें क्या? एक तो ये कि मेगास्थनीज ने अगर इंडिका में इनका उल्लेख किया है तो ये मौर्य काल के आसपास की बात है। ये मौर्य साम्राज्य के पैरेलल चल रहा था और अशोक के भी अभिलेख में नाम आया है इनका। और दूसरा, ये राज्य मोतियों के लिए मशहूर था, मतलब कहीं ना कहीं समुद्र के तट के कारण यहाँ से मोती आदि प्राप्त करके उनका निर्यात किया जाता होगा। वह यह भी बतलाता है कि इस राज्य पर एक स्त्री का शासन था। एक और सोचने वाली बात यह है, हमारे यहाँ एक ऐसे समय बहुत कम आए हैं, ठीक है, जब आप सोचिए कि जब किसी स्त्री का शासन हमें दिखाई देता है तो मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य के ऊपर एक स्त्री का शासन था, जिससे यह लक्षित होता है कि पांड्य समाज मात्र सत्तात्मक था। मतलब जैसे कल भी हम लोग बात कर रहे थे सातवाहनों के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि सातवाहनों को ये बोला जाता है कि ये लोग कहीं ना कहीं मात्र सत्तात्मक या मात्र तंत्रात्मक थे। वैसे ही पांड्य भी मात्र तंत्रात्मक या मात्र सत्तात्मक थे, ऐसा लगता है। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। सुदूर दक्षिण मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं आपको ऐसे बताऊं प्रायद्वीपीय भारत, तो यह है सुदूर दक्षिण और यह है दक्षिण पूर्व। मतलब इनका जो इलाका है वो ये वाला होगा, केरल को छोड़ के तमिलनाडु वाला, ठीक है। यहीं पर इनके पास में चोल भी इनके पड़ोसी थे और दूसरी तरफ इनके पड़ोसी केरल पुत्र या चेर थे। और इसमें मोटे तौर पर आज का तमिलनाडु का तिन्नवेली, रामनद और मदुरई, जो मदुरई है जहाँ मीनाक्षी का मंदिर है, ठीक है, मीनाक्षी नटराजन का, तो ये मदुरई जिला के आसपास पांड्यों का शासन था। इनकी राजधानी मदुरई थी और ईसा की आरंभिक सदियों में तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में जो संगम नाम से, तो संगम साहित्य जो है, ठीक है, संगम साहित्य में भी पांड्य राज्यों का उल्लेख है। तो एक और चीज़ यहाँ पर यह भी है कि ये जो पांड्य हैं, पांड्यों का राज्य तमिलनाडु में हम देखते हैं, कहाँ पर? मदुरई के आसपास। और दूसरा, संगम साहित्य में भी इनका उल्लेख है, मेगास्थनीज ने भी इनका उल्लेख किया है और अशोक ने भी किया है। तो पांड्य के बारे में मैंने आपको बताया। पांड्य राज्यों को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था। मतलब जो व्यापार ये लोग करते थे रोमन साम्राज्य के साथ, तो रोमन साम्राज्य के साथ अपने व्यापार में इनको फायदा होता था, ये भी हमें समझ में आता है। इन्हें लाभ होता था और इन्होंने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपने राजदूत भी भेजे। इनके समय में इनके राज्य में ब्राह्मणों का अच्छा स्थान था। पांड्य राज्यों ने या राजाओं ने ईसा की आरंभिक सदी में वैदिक यज्ञ भी किए। मतलब सीधी बात है कि हमने अभी कहा ब्राह्मण धर्म, तो ब्राह्मण धर्म का हमें क्या दिखाई देता है? ब्राह्मण धर्म का प्रभाव दिखाई देता है पांड्यों के ऊपर, तभी तो उन्होंने वैदिक यज्ञ आदि किए। चोल राज्य अगला है, चोल। पांड्य के बाद चोल, ये मध्यकाल के आरंभ में चोल मंडलम कहलाता, ठीक है, चोल मंडलम। हम सभी जानते हैं कि ये वाला इलाका कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट। पता होगा ना आप लोगों को, तमिलनाडु का जो इलाका है, हमारा पूर्वी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। और पश्चिम में केरल में क्या कहलाता है? मालाबार तट। तो ये कोरोमंडल
मंडल तट के आसपास थे और इनको चोल मंडलम कहा जाता था। ये पेन्नार और वेलार, ये नदियां हैं तमिलनाडु में, पेन्नार और वेलार। इन नदियों के बीच में पांड्य राज्य के नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर कोण में पड़ता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईस्टर्न घाट नहीं, ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट अलग चीज़ है, ईस्टर्न घाट तो पूर्वी घाट होगा, हम बात करें पूर्वी तट की। आप सभी लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो हम सब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। देखो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखो ये अगर आप देखोगे ना, ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। और ये जो एरिया है जो कि आपके पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में पड़ रहा है, ये कहलाता है पूर्वी तट और ये कहलाता है पश्चिमी तट। अलग अलग नाम हैं इनके, अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं। इसको कोंकण तट भी कहा जाता है, यहाँ कोंकण तट कहा जाता है, यहाँ पर ये कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है, नीचे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये कोरोमंडल तट है, इसके ऊपर उत्तरी सरकार का तट, रॉयल सीमा तट जिसको आप कहते हैं, वो आपको मिलेगा। तो ये कहाँ पर है? ये कोरोमंडल तट पर है। आगे समझ में, ये कोरोमंडल तट पर है। इनकी राजनीतिक संस्था का केंद्र उरैयूर था, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर है। किसका? चोलों का, चोल वंश का। लगता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा, ठीक है, एलोरा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय की और लगभग 50 वर्षों तक वहां शासन किया। ये आप समझ रहे हैं, ईसा से 200 साल पहले इनके एक राजा ने, ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका को जीतकर और श्रीलंका पर लगभग 50 सालों तक राज भी किया, शासन भी किया, चोल राजा एलोरा ने। चोलों का अधिक सुनिश्चित इतिहास ईसा की दूसरी सदी में उनके प्रख्यात राजा कराईकल से शुरू होता है, ठीक है। उसने पुहार की स्थापना की। ये इनकी पुहार का जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया उस काल में। किसने? कराईकल ने। इसका निर्माण 12,000 गुलामों के द्वारा करवाया गया, जिन्हें श्रीलंका से बंदी बनाकर लाया गया था। तो श्रीलंका पर जब विजय हासिल की तो श्रीलंका को जीत के वहाँ पर लगभग 50 साल तक इन्होंने शासन भी किया। बाद में वहाँ से कुछ गुलाम जो बंदी बनाकर लाए थे, उनके द्वारा ऐसा माना जाता है कि कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध, अब ये थोड़ा अतिशयोक्ति लगता है, 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाना नदी के ऊपर, ठीक है। पुहार की पहचान, पुहार आज का कावेरी पट्टनम, ठीक है, ये जो पुहार की स्थापना की थी वो आज का कावेरी पट्टनम माना जाता है, जो उस काल में चोलों की राजधानी हुआ करता था, ठीक है, चोलों की राजधानी हुआ करता था। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था और हमें पता चला है उत्खननों से कि उसका डॉक समझते हो, जहाँ पे जहाज वगैरह, शिप वगैरह खड़े होते हैं, डॉक यार्ड, तो उसका जो गोदी बाड़ा था वो बहुत विशाल था। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। मतलब अगर उस काल में चोल इतने संपन्न हुए तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, ठीक है, उसका रीज़न ये है कि इनके पास में सूती कपड़े का व्यापार था। मतलब बहुत ज़्यादा सूती कपड़े का ये व्यापार करते थे और इनके पास एक अच्छी नौसेना भी हुआ करती थी चोलों के पास में उसका। तो पुहार या कावेरी पट्टनम इनकी राजधानी हो गई। इन्होंने श्रीलंका पर भी आक्रमण करके उस पर भी विजय हासिल की और ये संपन्न थे क्योंकि इनके पास सूती कपड़े का अच्छा व्यापार था, एक अच्छी नौसेना थी। चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज्य में घुसकर अपना अपना राज्य फैलाया। तो ऐसा माना जाता है कि चोल राज्य को बाद में खत्म कर दिया गया किसके द्वारा? चेर और पांड्य। तो चेर और पांड्य, उधर से केरल से चेर आए और तमिलनाडु में आप देखिए कि चोल आए और इन्होंने पांड्य, तो पांड्य और चेरों ने मिलकर चोलों के राज्य में घुस के उसको क्या कर दिया? समाप्त किया, उसके अपना राज्य फैला लिया और जो भी बची कुची सत्ता थी
उसे उत्तर से पल्लवों ने हमला करके समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से इस काल में प्रथम चोल वंश का अंत हुआ। प्रथम चोल वंश में हमने एलोरा करैकल जैसे राजा देखे, जिन्होंने श्रीलंका तक पर राज किया, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय हासिल की, जिन्होंने बड़ी मात्रा में नौसेना भी रखी, जिन्होंने अपनी राजधानी में ठीक है अच्छा खासा विकास भी करवाया, सूती वस्त्र का बड़ा व्यापार भी ये लोग करते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब इसके बाद चोलों का अंत हो गया। चेर, पांड्य और पल्लव, चेर, पांड्य और पल्लव तीनों ने मिलकर चोलों के इस वंश का नाश कर दिया। ईसा की 4वीं से 9वीं सदी तक देखो लगभग हम कहें कि 500-600 सालों तक, लगभग 500-600 सालों तक दक्षिण भारत के इतिहास में चोलों की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती। उसके बाद तो यहाँ पहला चोल वंश के साथ में इनका साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया। चेर या केरल जो है पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में था। जो चेर राज्य था, केरल पुत्रों का राज्य, वो पांड्यों के पश्चिम और उत्तर में था। एक अगर सोचे तो ये होगा चेर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये है पांड्य और ये है चोल। ऐसे ये पास पास में शासन कर रहे थे। ये इलाका केरल में पड़ता है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसमें इन दोनों ने, पांड्य और चेर ने मिलके चोलों को समाप्त कर दिया। ऊपर से कौन आया? ऊपर से पल्लव आए। तो पल्लव, चोल और चेर, पल्लव, चेर और पांड्य तीनों ने मिलके, ठीक है, तीनों ने मिलके क्या कर दिया? चोलों का अंत कर दिया। और लगभग उसके बाद में 500-600 सालों तक इनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा हमें सुनाई नहीं देता है। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि इनकी कोई भूमिका ही नहीं रही। और इस प्रकार से बाद में फिर से चोल वंश का उदय हुआ था। उसमें समुद्र और पहाड़ों के बीच एक सकरी सी पट्टी पड़ती थी, जिसमें आधुनिक केरल राज्य का और तमिलनाडु का अंश था। किसकी बात हो रही है? चेर या केरल पुत्र। चेर का जो राज्य था उसमें समुद्र और पहाड़, तो समुद्र होगा ही सही ना, इधर अरब सागर और इधर आएगा पश्चिमी घाट, ठीक है। तो समुद्र और पहाड़ों के बीच एक सकरी सी पट्टी में यहां पर चेर का राज्य था, ये वाला, इधर अरब सागर और इधर पश्चिमी घाट। तो इसमें आजकल का केरल आ जाएगा और कुछ हिस्सा तमिलनाडु का भी आ जाएगा, ठीक है। ये चेर वंश का, चेरों का राज्य था। यहाँ पर चेरों की प्रगति रोमन लोगों के साथ व्यापार के कारण हुई। तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का बहुत फायदा इन्होंने उठाया। रोमनों ने अपने हित की रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां, ठीक है, मुजरिस में स्थापित की थी, जिसकी पहचान चेर क्षेत्र में कांगनोर से की जाती है। तो ये जो रोमन है, इनका अच्छा खासा व्यापार चलता था इनके साथ अरब सागर से। अब चूंकि रोमन साम्राज्य का व्यापार होता था, तो अपनी सुरक्षा के लिए रोमन साम्राज्य ने, ऐसा माना जाता है कि सेना की 2 टुकड़ियां भी, ठीक है, रखी थी चेरों के राज्य में। कहा जाता है कि उन्होंने वहां ऑगस्टस का, जो रोमन सम्राट था, उसका एक मंदिर भी बनवाया था। यद्यपि चेरों ने चोल नरेश करैकल के पिता का वध कर दिया, लेकिन चेर नरेश को भी अपनी जान उस युद्ध में गंवानी पड़ी। बाद में दोनों राज्य कुछ समय के लिए मित्र बन गए और अंततः चेर और चोलों में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो गए, ठीक है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन जब कभी भी मैं इस प्रकार से सोचता हूँ कि यार ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है या ये चीज़ छोड़ी भी जा सकती है, तो फिर आप लोगों के मैसेजेस आने लगते हैं, आप लोग कमेंट करने लगते हैं, सर वो वाला चैप्टर छोड़ दिया, सर वो वाला भाग नहीं आया। तो इसलिए मजबूरी में कई बार मुझे वो चीज़ें भी आपको करानी पड़ती है जो शायद मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसीलिए यदि मैं कभी कोई चीज़ छोड़ देता हूँ बीच में,
तो आपको समझना चाहिए कि शायद इसलिए छोड़ी गई होगी क्योंकि इससे आपका हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो या आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे ना मिले, तो मजबूरी में कई बार आप करवा लेते हैं कुछ चीज़ें। अब मुझे एक आपके एग्ज़ाम को, सिलेबस को, आपकी ज़रूरतों को, आपके लिए क्या ज़रूरी है वो सब देखना पड़ता है, और वही चीज़ मैं आपको करवाना चाहता हूँ जो आपके काम की है। पर कुछ ऐसे होते हैं कि वो बुक का एक एक वर्ड करवाना चाहते हैं, उनको लगता है कि सर सब कुछ करवाइए, सर एक एक पॉइंट बताइए, चाहे वो काम का हो या मत हो, हमें सब कुछ पढ़ाइए। आप कोई भी चैप्टर मिस मत कीजिए, चाहे वो काम का हो या मत हो, बस वो किताब में दिया है तो पढ़ना है ना। ये स्मार्ट स्टडीज़ नहीं कहलाती कि आपको जो किताब में दिया है वो सब कुछ थोड़े ना पढ़ना होता है। किताब तो बहुत बड़ा होता है, क्या सब कुछ पढ़ोगे क्या, उसमें से काम की चीज़ें निकालनी होती है ना। लेकिन अब किताब है तो पढ़ाइए, पूरी पढ़ाइए। फिर आप लोगों के मैसेज आने लगते हैं कि सर वो वाला चैप्टर तो छोड़ दिया, फलाना। मैंने लक्ष्मीकांत में भी आपको जब पढ़ाया था तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ये वाला नहीं पढ़ाया, वो वाला आपने रहने छोड़ दिया, ये वाला क्यों नहीं करवाया। जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जब मैंने नहीं करवाया था तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। आप में से कई लोगों ने कमेंट किया कि सर आपने अनुसूचित जाति आयोग नहीं पढ़ाया, आपने अनुसूचित जनजाति आयोग नहीं पढ़ाया। तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि इसको पढ़ा के फ़ायदा क्या होगा। मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसमें पढ़ाने लायक कुछ है ही नहीं। एक आयोग है जिसका गठन है, उसमें इतने सदस्य हैं, इतने इस प्रकार से उसमें कुछ ज़्यादा आता भी नहीं, लेकिन हमें सब कुछ करवाना होता है। हमें बार बार मैसेज करके ये कि सर आप कुछ भी मत छोड़िए, तो फिर पढ़ो। ये अंततः क्या हो गए, वैवाहिक संबंध हो गया, ये मित्र बन गए। आगे चलकर चेर राजा ने चोलों के विरुद्ध पांड्य शासकों से गठजोड़ किया, लेकिन चोलों ने दोनों को हराया। कहा जाता है कि चेर राजा ने पीठ में घाव लगने के कारण आत्महत्या कर ली। चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा राजा सेंगुट्टुवन माना जाता है, जिसे लाल चेर कहते हैं। ठीक है, लाल चेर या भला चेर कहा जाता है, सेंगुट्टुवन इनका सबसे बड़ा राजा कौन है। ठीक है, इनका सबसे बड़ा राजा सेंगुट्टुवन या लाल चेर कहलाता है। ईसा की दूसरी सदी के बाद चेर शक्ति का भी ह्रास हुआ, और उसके बाद ईसा के 8वीं सदी तक चेर के बारे में भी हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, तो इनका भी पतन हो गया। इन तीनों राज्यों के राजनीतिक इतिहास की मुख्य दिलचस्पी इनके अपने बीच और श्रीलंका के साथ लगातार होते रहे युद्धों की कहानी में, कि किस प्रकार से चोल, चेर और पांड्य आपस में लड़ते रहे और किस प्रकार से ये श्रीलंका के साथ लड़ते रहे, क्योंकि उस समय श्रीलंका के साथ भी इनके कई युद्ध हुए, इन्होंने श्रीलंका पर भी विजय हासिल की। तो ये बड़ा ही दिलचस्प है कि किस प्रकार से इन्होंने श्रीलंका से और आपस में युद्ध लड़े। युद्धों के कारण ये राज्य कमज़ोर तो अवश्य हुए, परंतु अपने प्राकृतिक संसाधन और विदेश व्यापार से काफ़ी लाभ उठाते रहे। आज भी दक्षिण भारत प्राकृतिक संसाधनों के मामले में धनी है। उस समय भी दक्षिण भारत प्राकृतिक अपना लंबा समुद्र तट आज भी, ठीक है। इसके साथ में हम देखते हैं किस प्रकार से जो दक्षिण भारत का प्राकृतिक वनस्पति, वहाँ पर होने वाला, ठीक है, खेती आदि, ये सब कुछ, इससे ये बहुत सारा व्यापार करते रहे, बहुत सारा फायदा उठाते रहे। और मसाले, विशेषकर गोल मिर्च, इसकी बहुत डिमांड थी, मिर्च की, इनकी राज्य की गोल मिर्च उगाते थे, जिसकी पश्चिमी दुनिया में बहुत मांग थी। मतलब हमारे यहाँ से जाती थी मिर्च, बदले में आता था सोना। रोमन साम्राज्य से सोना आता था। तो एक समय में ये बोला जाने लगा कि बहुत सारा सोना सिर्फ मिर्ची खा खा के उन्होंने पहुंचा दिया। मतलब हमारे यहाँ से मिर्च ले जाते थे, मिर्ची जाती थी और बदले में वहाँ से सोना आता था बड़े। तो रोमन साम्राज्य हमारी मिर्ची के बदले जो सोना पहुँचाता था, उससे धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब हो गई। ठीक है, एक समय यह भी आया कि बहुत सारा सोना हमारे यहाँ पर आ गया उस मिर्च के बदले में। इनके अलावा वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। आज भी आपको पता है कि दक्षिण भारत में रेशम, सिल्क पैदा किया जाता है। तो उस समय भी सिल्क जो है, रेशम पैदा किया जाता था। कहा जाता है कि उनका सूती कपड़ा सांप की केचुली जैसा पतला होता था। ये एक बड़ा, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से, कलाकारी की बात है। ये एक आर्ट,
इतना महीन, इतना बारीक सूती कपड़ा जो सांप की केचुली से भी पतला। कभी आपने सांप की केचुली देखी हो तो वो कितनी पतली होती, उससे भी बारीक। ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारा कपड़ा घड़ी करके आप एक माचिस की डिब्बी में रख सकते हैं, ऐसी भी कई लोग बातें करते हैं। इतना पतला हुआ करता था, इतना उत्कृष्ट कोटि का बढ़िया सूती कपड़ा ये लोग बनाया करते थे। प्राचीन तमिल काव्यों में रेशम के ऊपर तरह तरह की नक्काशीदार बुनाई का वर्णन किया गया है। उरैयूर जो चोलों के काल में बड़ा एक जो है था, अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, धन और तलवार, सौदागरों की सुरक्षा के लिए तथा तस्करी रोकने के लिए सड़कों पर सैनिक लगातार चौकसी करते रहते थे। तो उस समय भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैनिक आदि रखे जाते थे। युद्ध में हाथ लगे माल से भी राजकोष में वृद्धि होती थी। तो एक तो व्यापार, और व्यापार के साथ में जब युद्ध होता था तो जीतने के बदले जो मिलता था उससे भी, परंतु युद्ध और राजव्यवस्था का वास्तविक आधार कृषि से होने वाली नियमित आय ही था। तो मुख्य रूप से कृषि, वो कृषि ही थी जिसके आधार पर ये तीनों के तीनों राज्य उस काल में फले फूले। हालांकि इनकी आय का साधन व्यापार भी था और इनकी आय का साधन युद्ध से होने वाली आय भी था, लेकिन इस सब के अलावा इन लोगों को कृषि से जो नियमित आय होती थी वो इनका वास्तविक आधार था। प्रायद्वीप का सिरा और उससे लगे क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ थे। खेतों में धान, रागी और ईख की उपज होती थी। सबसे बड़ा कारण है डेल्टा, चाहे कृष्णा का डेल्टा हो, कावेरी का डेल्टा हो। आज भी हम जानते हैं कि डेल्टा इलाकों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है, जलोढ़, और यहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो इसीलिए ये लोग बड़ी मात्रा में, ठीक है, धान, रागी, ईख आदि उपजा लेते थे। जो उत्तर भारत के राज्य थे वो गंगा यमुना मैदान के उपजाऊ मैदान पर निर्भर थे, और दक्षिण भारत के राज्य इन डेल्टाई इलाकों की मिट्टी और भूमि पर निर्भर थे। कावेरी डेल्टा के बारे में कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब कावेरी नदी का डेल्टा कितना उपजाऊ था कि आप एक हाथी को लेटा दो, और जितनी जगह पर वो हाथी लेटा होगा उतनी जगह पर आप अनाज का पैदावार करके 7 लोगों का पेट भर सकते हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इससे पता चलता है कि कितनी उपजाऊ मिट्टी होगी या डेल्टा कितना उपजाऊ था। बात समझ में आई आपको? एक हाथी के बराबर ज़मीन पर 7 लोगों के खाने लायक अनाज पैदा हो रहा है। ये बताता है कि जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। क्या मतलब इसका? उत्पादकता बहुत ज़्यादा थी, प्रोडक्टिविटी। स्पष्टतः किसानों से वसूले गए करों से राज्य अपनी सेना रखता था। इस सेना में बैल, ठीक है, जुते हुए रथ, हाथी, घुड़सवार, पैदल सिपाही, ये सब हुआ करते थे। जैसे उत्तर भारत में था, युद्ध में हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वैसे भी आप सभी को पता है दक्षिण भारत में हाथियों की तो कोई कमी नहीं है। ठीक है, दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं आज भी, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। घोड़े समुद्र के रास्ते पांड्य राज्य में बाहर से मंगाए जाते थे, तो घोड़े यहाँ पर ज़्यादा थे नहीं, तो घोड़ों को व्यापार के माध्यम से, ठीक है, मंगाया जाता था बाहर से, समुद्र के रास्ते से। सामंत और राजकुमार या सेनापति हाथी पर चढ़ते थे और सेनानी रथ पर। आज भी हम बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में देखते हैं ना कि युद्ध होता है तो प्राचीन काल में तो राजा हाथी पर बैठा हुआ दिखाई देता है। तो सेनापति, राजकुमार, सामंत ये हाथी पर चढ़ते थे, सेनानी जो है वो रथ पर, पैदल सिपाही और घुड़सवार पाँव की रक्षा के लिए चमड़े की जूते पहनते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा वेट किया। कल हमारा शुक्रवार है तो आर्ट एंड कल्चर का सेशन होगा, जिसमें हम लोग कला और संस्कृति में नितिन सिंघानिया सर की पुस्तक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट में हम लोगों ने दृश्य कला
के बारे में देख लिया था। ठीक है, आगे चलेंगे, उसी लोग को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे 1:30 बजे मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के इतिहास के हमारी श्रेणी में विपिन चंद्रा में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड लक, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट। और आप सभी को पता है, यूज़ द रेफरल कोड CK Live। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो CK Live रेफरल कोड को यूज़ करिए।